बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बाकी जो इवन डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे बैलेट पेपर होता है, हमारे यहाँ ईवीएम क्यों है? बहुत से कंट्री डेवलप कंट्री हैं जहाँ ईवीएम है। अमेरिका में भी ईवीएम है और वहाँ तो इलेक्शन उससे होते हैं बैलेट। नहीं, गलतफहमी है। अच्छा। वहाँ क्या है, एक तो वहाँ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं है जैसा हमारे यहाँ है। वहाँ हर स्टेट का अलग है। इनफैक्ट एक समय ऐसा था जब 50 में से 20 से ज़्यादा स्टेट्स में ईवीएम थी और जितनी भी बार गड़बड़ी हुई वहाँ चुनाव में बैलेट पेपर वाली जगह हुई। जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में जीते, बैलेट पेपर वही ईवीएम वाले में कहीं गड़बड़ी नहीं आई सामने। तो क्या ये लोग जानबूझ के ऐसी बात करते हैं जिससे लोगों में डिस्ट्रस्ट पैदा हो? वही है, वो यही कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए बैलेट पेपर का चुनाव जो है वो लूट खसोट, बूथ कैप्चरिंग, मैनिपुलेशन, सब तरह की बुराइयों से ग्रस्त था। हमारा देश जहाँ 33% नंबर लाने वाला पास हो जाता है, ईवीएम से 100% आप गारंटी मांगते हो और वो भी दे रही है ईवीएम, फिर भी शक करते हो। नमस्कार दोस्तों, द KST शो में आपका स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ईवीएम पे। क्या ईवीएम हैक हो सकता है? क्या ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है? ये हम सभी को जानना ज़रूरी है, बिकॉज ये बहुत बार मुद्दा उठ के आता है कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता। अलग अलग लोग बात करते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तरह तरह के र्यूमर्स भी निकल के आते हैं। लेकिन आज इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं ईवीएम के ऊपर कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आज हम आपसे बहुत ही एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो लोग वोट करते हैं, उनके मन में भी एक सवाल रहता है, लेकिन कई बार वो कुछ पूछ नहीं पाते या कई बार कंफ्यूज हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता। जो पार्टी जीतती है वो कहती है ईवीएम सही है, जो पार्टी हारती है वो कहती है ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो सकती है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन बना हुआ है। कई बार जो वोट दिया हुआ है वो भी सोचता है कि यार मेरा वोट सही गया है या नहीं गया है। इतने बार डिस्कशन हो गया है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता जो हमें आज पूरे देश को ये बताए कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता, टेम्पर हो सकता है, क्या हो सकता है, ये पूरा प्रोसेस कैसे है। तो इस पे आज हम आपसे डिटेल में बात करने वाले हैं। सर, आज आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आपने सही पूछा। ये सिर्फ हारने वाली पॉलिटिकल पार्टी ही सोचती है कि ईवीएम हैक हुई है, ईवीएम टेम्पर हुई है और इसीलिए हम हारे हैं। उसका कारण ये है कि वो इंट्रोस्पेक्शन करने के बजाय कि हार क्यों हुई हमारी पार्टी की, उसकी जांच करने के बजाय एक स्केपगोट ढूंढते हैं। और ईवीएम से बढ़िया स्केपगोट कोई नहीं है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। हाँ। इसलिए चल जाता है। अब दिल्ली की ही पार्टी देखिए, 70 में 67 सीट ले आए, हम लोकप्रिय थे, ईवीएम ने कुछ नहीं किया। 70 में 62 सीट ले आए, हम लोकप्रिय थे, ईवीएम ने कुछ नहीं किया। अगर हार जाएंगे या कम हो जाएगी तो वो कहेंगे कि ईवीएम ने गड़बड़ किया। लोकप्रियता का कोई कसूर नहीं है। तो ये गलत है सोचना उनका। ईवीएम इतने सुरक्षित इक्विपमेंट है कि पूरा विश्व इस पर एनवी करता है। अच्छा। हाँ, जितनी भी जगह ईवीएम बनी, कोई भी हमारी ईवीएम की तरह बुलक कार्ट जैसी नहीं है। इसमें कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटरनेट रेडी नहीं है, मशीन से बात नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं है इसमें। तो हैक करने का सवाल ही नहीं। ये एक तरह से कैलकुलेटर है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे क्या है कि इतनी सुरक्षित जगह पर बनती है कि जहाँ कोई गलती नहीं हो सकती। फिर क्लोज सर्किट टीवी में उसका रिकॉर्डिंग होती है हर स्टेज का, और वो रखा जाता है। ईवीएम की लाइफ होती है 15 साल, 15 साल तक वो रिकॉर्ड रखा जाता है। 15 साल पूरा रिकॉर्ड। हाँ। और कहाँ मैन्युफैक्चर होता है सर? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद। तो इन दोनों जगह में पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। और जब कभी भी कोई एक ईवीएम या वीवीपैट मेल फंक्शन करती है तो उसकी जांच, रूट कॉज एनालिसिस उस जगह तक होती है जहाँ पर कोई पार्ट उसमें जोड़ा गया था और वो मेल फंक्शन कर रहा था, और उसकी पूरी रिपोर्ट बनती है, इलेक्शन कमीशन में आती है, सारी जांच हो जाती है। तो पता लग जाता है कि कहाँ गड़बड़ हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे मेल फंक्शन हुआ। तो इतना सुरक्षित है। फिर दूसरे, इलेक्शन कमीशन का प्रशासनिक ढांचा ईवीएम के बारे में इतना बढ़िया है कि वो पता ही नहीं रहता किसी को कि कौन सी ईवीएम किस जगह जाएगी, किस राज्य में जाएगी पहले, फिर किस जिले में जाएगी, फिर किस
कंस्टिट्यूएंसी में जाएगी और किस पोलिंग स्टेशन में जाएगी, ये सिर्फ उस दिन पता चलता है जिस दिन की पार्टियां सामान लेके पोलिंग स्टेशन जाने वाली हैं। तो अब आपको पता ही नहीं है कि कौन सी किस पोलिंग स्टेशन जाने वाली है या किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो क्या गड़बड़ कर लेंगे आप। फिर इनका जो है वीवीपैट से हार्ड कॉपी रिकॉर्ड भी इलेक्शन कमीशन के पास है। आप चाहे जब काउंट करके मिला लो। इलेक्शन कमीशन के नियमों में ये प्रावधान है कि अगर कैंडिडेट शिकायत करे कि साहब हमारे पोलिंग स्टेशन में गड़बड़ी हुई है, तो इनकी सारी वीवीपैट स्लिप काउंट की जाए। तो रिटर्निंग ऑफिसर को पावर है, अगर वो संतुष्ट है कि ये शिकायत सही है तो वो कह देगा बिल्कुल 100% वीवीपैट स्लिप काउंट करिए, और किए जा सकती हैं। तो इतनी सब चाक चौबंद व्यवस्था होने पर कोई ईवीएम को हैक करने की कतई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हिस्ट्री अगर आप देखें तो देखें 2009 में आज जो रूलिंग पार्टी है उसी ने शिकायत करी, किताब भी लिखवाई और कहा कि बहुत गड़बड़ हुई है, ईवीएम ख़राब है, इससे हैक हो सकती है। अब दूसरी पार्टियां हार रही हैं तो वो कहती हैं कि ईवीएम गड़बड़ है, लेकिन जहां वो जीत जाती हैं वहां ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाती हैं, क्योंकि इलेक्शन कई जगह होते हैं। एक जगह वो पार्टी हार गई, एक जगह जीत गई, जहां हार गई वहां ईवीएम खराब है। खराब है। तो सर आपने बोला कि ज़्यादातर जगह यही हुआ है कि जो जीतता है वो तो कभी इस पर बात नहीं करता। सर ये पूरा प्रोसेस है क्या, कैसे ईवीएम काम करता है, एक बार अगर आप बताएं ईवीएम कैसे काम करता है, और जो वीवीआईपी पैट होता है वो क्या होता है, एक बार अगर आप बता पाएं कि एक आम जो जनता है वो इसको कैसे समझे, कैसे काम करता है। ईवीएम में दो यूनिट होते हैं, एक कहलाता है कंट्रोल यूनिट, एक कहलाता है बैलेट यूनिट। ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट रहता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास और बैलेट यूनिट रहता है पोलिंग बूथ में जहां बटन दबाना पड़ता है। कंट्रोल यूनिट से प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब देख लेता है कि उसको इंक लग गई, वो बूथ में आ गया, तब फिर वो एक बटन दबाता है, तब बैलेट उसमें लोड होता है बैलेट यूनिट में। अब वो वोट डाल सकता है। जब वो वोट डाल देता है तो एक वीवीपैट यूनिट जो है बगल में रखी रहती है, जिसमें एक छोटी सी विंडो होती है। उसमें जिस बटन को उसने दबाया है उसका सिंबल और उसका नाम दोनों आ जाते हैं, और उसे देखने के लिए 7 सेकंड तक वो वैसे ही खुला रहता है लाइट के साथ, कि आप देख लो कि वो वोट आपने जिसको दिया उसी को गया कि नहीं। और फिर वो स्लिप कट के नीचे बॉक्स में चली जाती है और वो हार्ड कॉपी रिकॉर्ड हो जाता है वोटिंग का, जो 5 साल तक आप रख सकते हैं, क्योंकि वो 5 साल तक सुरक्षित रहती है। 5 साल तक रहते हैं? हाँ, क्योंकि चुनाव वाला पूरा 5 साल का है, तो 5 साल तक सुरक्षित रहती है। और बहुत महंगा पेपर होता है, वो इम्पोर्टेड होता है। तो इस तरह से वो काम करती है। वीवीपैट कहलाता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, कि वोटर वेरीफाई करे कि हमने वोट बटन इसका दबाया, उसी को वोट जा रहा है कि नहीं, ताकि उसे संतुष्टि रहे कि बिल्कुल सही हुआ है। और हार्ड कॉपी रिकॉर्ड बन गया। और जब मॉक पोलिंग शुरू करने के पहले एक मॉक पोल होता है, जिसमें सारे पार्टियों के पोलिंग एजेंट रहते हैं और उनसे वोट डलवाए जाते हैं कि तुम जितने चाहो उतने वोट डालो अपने कैंडिडेट के लिए, और लिखते जाते हैं वो। और फिर उसके बाद उसको काउंट करके बताते हैं कि तुमने इतने वोट डाले से, रजिस्टर में देखो और इसमें देखो सही आ रहा है, स्लिप काउंट कर लो सही आ रहा है। जब वो संतुष्ट हो जाते हैं, दस्तखत कराए जाते हैं उनसे, तब फिर मशीनें तैयार की जाती हैं पोलिंग के लिए, कि आपने देख लिया मशीनें सही काम कर रही हैं, अब इसके लिए तैयार हैं पोलिंग के लिए। तो ये भी एक चेक है उसमें। फिर जब एंड में क्लोज करते हैं तब भी उसी से पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाए जाते हैं कि आप देख लो, मिला लो कि इतने वोट पड़े, अब क्लोज कर रहे हैं, उसके भी दस्तखत उसके होते हैं। फिर सील करने के भी उसके दस्तखत होते हैं, और उसे अकाउंट भी देते हैं। 17C कहलाता है फॉर्म, कि इतने वोटर हैं वहाँ, इतने वोट आए जो डाले गए, ये व्यवस्थाएं हुई हैं। तो वो सब पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। काउंटिंग के लिए ये जब यूनिट जाती हैं तो इन्हें स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, जिसमें सिर्फ एक ही दरवाज़ा होता है, और उस दरवाजे के सामने सारी पार्टियों के प्रतिनिधि सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, हमेशा 24 घंटे देख सकते हैं कि कोई घुस नहीं रहा है उसमें। स्ट्रॉन्ग रूम में कोई मशीनों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। CCTV भी लगा होता है और कोई भी उसे खोल नहीं सकता। सब व्यवस्थाएं ये रहती हैं। सिर्फ काउंटिंग के दिन खुलेगा, और उस दिन भी आपके लोग रहेंगे, और CCTV में आता रहेगा कि एक एक EVM लाई जा रही है, उसकी काउंटिंग हो रही है, पूरा सबके नज़र में रहता है। तो
पूरी सुरक्षित व्यवस्था रहती है और सुरक्षा बल हमेशा लगे रहते हैं, किसी भी तरह की कोई उसमें गुंजाइश है नहीं। नियम इतने अच्छे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई असंतुष्ट है कैंडिडेट तो वो काउंटिंग में भी कह सकता है कि सारी वीवीपैट स्लिप काउंट कर ली जाए तो की जाती है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग स्टेशन रैंडमली सिलेक्ट करके उसकी वीवीपैट स्लिप काउंट करेंगे और मिलान करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये लोग गए विपक्षी दल, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक से ज़्यादा आप 5 कर दीजिए, तो 5 पोलिंग स्टेशन की नियमानुसार की जाती हैं। तो वो भी एक व्यवस्था है। और आज तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार जी ने क्लियर भी किया, आज तक इतने करोड़ वीवीपैट स्लिप काउंट की गई हैं, एक भी डिस्क्रिपेंसी पूरे देश में कहीं भी नहीं मिली। इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था कहाँ हो सकती है? हमारा देश जहाँ 33% नंबर लाने वाला पास हो जाता है, ईवीएम से 100% आप गारंटी मांगते हो और वो भी दे रही है ईवीएम, फिर भी शक करते हो। तो ये सर क्यों हो रहा है? मतलब ये शक चालू रहेगा या क्या है अभी? ये देखिए, जब तक पार्टियां अपने अंदरूनी लोकतंत्र को नहीं बढ़ाएंगी, जब तक पार्टियां इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगी कि उनने वाकई क्या किया है जनता के लिए, क्यों पॉपुलर हो रहे हैं, क्यों अनपॉपुलर हो रहे हैं, ये सब अगर नहीं करेंगी तो उनके लिए ईवीएम ही एक ऐसा मौन चीज़ है जिसको क्रिटिसाइज़ करते रहो। और ये अभियान 2017 में बहुत चला था और उस समय हम लोगों ने ईवीएम चैलेंज भी रखा था। अच्छा, उस समय आप चुनाव आयुक्त थे? हाँ, कि आप सारी पार्टियां जिस जगह आपको, जिस पोलिंग स्टेशन की ईवीएम पे आपको शक है कि यहाँ गड़बड़ हुई है, आप उस ईवीएम को लाइए, यहाँ रखिए सबके सामने और एक वोट इधर का उधर करके दिखा दीजिए। अगर हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन ईवीएम रद्द कर देगी। कोई पार्टी नहीं आई, 3 दिन तक हम लोग बैठे रहे। फिर चौथे दिन 2 पार्टियों के प्रतिनिधि आए तो हमें बड़ी आशा हुई कि चलो कोई तो आया। तो आते ही साथ उन्होंने कहा हम ईवीएम चैलेंज के लिए नहीं आए हैं, हम तो आपसे ये सीखने आए हैं कि और बताइए ईवीएम और वीवीपैट में क्या अच्छाइयाँ हैं। वो सुन के 1-2 घंटे बाद वो भी चले गए। तो चैलेंज किसी ने नहीं लिया, लेकिन अपना आंदोलन जारी रखा कि साहब ईवीएम हैक होती है। तो फिर हमने क्या किया कि इससे क्या पूरे विश्व में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की छवि बहुत टॉप लेवल पर है। हमारे इलेक्शन को गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं पूरा वर्ल्ड। तो वो उस पर डेंट हो रहा था, वो डेंट खत्म हो इसके लिए हमने सारे देशों के राजदूतों को बुलाया। अच्छा, ये कब की बात है सर? 2018, जब आप चुनाव, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना। मैंने कहा कि इनको भी हम बताएंगे कि आप लोग क्या झूठ बोलते हो। तो उन सबको बुलाया और 4 पोलिंग स्टेशन भी उस हॉल में रखे, बड़े होटल में 5 स्टार में। और उनको कहा कि 4 पोलिंग स्टेशन हैं, आप अपने बेस्ट एक्सपर्ट के साथ आइए, आपको हम सब बताएंगे ईवीएम के बारे में, और 4 पोलिंग स्टेशन में कहीं भी आप हैक करके दिखा देना, मान जाएंगे, आप बड़े से बड़ा एक्सपर्ट ले आना। और वो सब हुआ। और शाम को सबने कहा कुछ नहीं किया जा सकता, दिस इज जस्ट ए कैलकुलेटर, दिस इज ए बुलक कार्ट मशीन, इट कैन बी हैक्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कुछ हो ही नहीं सकता। और चले गए। उसमें बड़े बड़े लोग आए थे, ब्राज़ील के आए थे, यूएस के आए थे, जर्मनी के आए थे, स्विट्ज़रलैंड के आए थे, ऑस्ट्रेलिया के आए थे, सब बड़े बड़े लोग आए थे। और सबने माना कि ये मशीन तो कोई हैक कर ही नहीं सकता। फिर दूसरा अभियान हम लोगों ने उसी समय 18 में ही चलाया। हम लोगों ने किया कि इन पार्टियों को साइलेंट करने का एक ही तरीका है, जनता में जाओ। अच्छा, हाँ, तो ईवीएम लेके हमारी टीम्स जो हैं जनता में गई, गांव में गई या दिल्ली की बस्तियों में गई कि भैया ये ईवीएम वीवीपैट ये सब रखा है, पढ़ा लिखा बच्चा प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनो, पोलिंग ऑफिसर बनो और काउंटिंग अफसर बनो। और ट्रेनिंग दे दी उन्हें 15 मिनट में कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को क्या क्या करना है, पोलिंग ऑफिसर को क्या क्या करना है, ये क्या क्या करना है। उन लोगों ने 2-3 घंटे जितने लोग इकट्ठे हुए उन सबसे वोटिंग कराई। फिर रजिस्टर में भी लिखते गए कि किसने कहाँ वोट दिया है। फिर उन्हीं ने काउंटिंग शुरू करी। तो पहले रजिस्टर से उन्होंने अनाउंस किया कि इस पार्टी को इतने वोट दिए गए, इस पार्टी को इतने, इस पार्टी को इतने, इस पार्टी को इतने। फिर उनने ईवीएम से कंट्रोल यूनिट का बटन दबाया तो आया, हाँ इस पार्टी को इतने मिले, इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, बताओ भाई कोई अंतर है? पूरे गांव वालों ने बोला कि कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर वीवीपैट स्लिप निकाल के काउंट करी कि इस पार्टी को इतने, इसको इतने, इतने, कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो उन्हीं के बच्चों ने किया, उन्हीं के बच्चों ने कराया और उन्होंने काउंट करके बताया।
तो इतने उत्साहित हो गए गांव वाले कि साहब ईवीएम जिंदाबाद और ये और वो तरह तरह के नारे लगाए। ये अभियान चलाया गया इसके लिए कि जनता भरोसा करे, तो पॉलिटिकल पार्टी को डर लगेगा फिर ईवीएम की आलोचना करने में, और ये काफ़ी चला अभियान। और इनफैक्ट दिल्ली में तो ये हुआ कि उसके अभियान के शुरू होते ही एक बाई इलेक्शन आ गया। अच्छा। हाँ, और उस बाई इलेक्शन में जो रूलिंग पार्टी वहाँ है, जिसका बहुत लोकप्रिय कैंडिडेट था, वो करीब 60,000 वोट से जीता था जनरल इलेक्शन में, उसी को फिर से टिकट मिल गया। और बाई इलेक्शन में वो कुछ 100 वोट से या 200-400 वोट से जीता, इतना उनका डाउन हो गया। मतलब जनता भी आक्रोश व्यक्त कर रही थी, तो फिर उन लोगों ने कहा भाई ईवीएम छोड़ो, अपने कामों पे बात करो। चेंज आया उनमें भी। बट अभी भी चल रहा है सर। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए तो एक कैलकुलेशन दिया गया कि भाई अभी महाराष्ट्र में जब जनरल इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, तब तो रूलिंग पार्टी की इतनी कम सीटें आई थी, तो इतनी बड़ी सीटें अब कैसे आ सकती, मतलब ईवीएम खराब है। लेकिन उसमें एक बात और निकल के आई कि दिल्ली में जब चुनाव हुए तो एक पार्टी को 67 सीटें मिली, लेकिन जब एमपी के चुनाव हुए उसी दिल्ली में, वापस एमपी के चुनाव हुए तो सारी सीटें दूसरी पार्टी को मिली। तो क्या ये लोग जानबूझ के ऐसी बात करते हैं जिससे लोगों में डिस्ट्रस्ट पैदा हो? वही है, वो यही कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए बैलेट पेपर का चुनाव जो है वो लूट खसोट, बूथ कैप्चरिंग, मैनिपुलेशन, सब तरह की बुराइयों से ग्रस्त था। और दूसरे हमारे वोटर को भी बदनामी होती थी। विदेशी लोग कहते थे कि इंडिया में तो वोट डालना भी लोगों को नहीं आता, इतने % इनवैलिड वोट होते हैं। ईवीएम के आने से एक भी वोट इनवैलिड नहीं होता, क्योंकि बटन दबेगा पूरा तभी दबेगा। अच्छा, ईवीएम में इनवैलिड वोट, एक भी वोट इनवैलिड नहीं होता। उधर तो मोहर जो है कहीं भी थोड़ा सा किनारे पे लग गई तो उन्हें कहा इनवैलिड। तो हमारे वोटर को भी लांछन लगता था कि ऐसे वोट देना भी नहीं आता इंडिया के लोगों को, तो वो भी लांछन खत्म हो गया। बूथ कैप्चरिंग बंद हो गई, क्योंकि बैलेट पेपर है तो ठक ठक करके आपको डालना है। आधे घंटे में आप पूरे 800 वोट डाल के दूसरे पोलिंग स्टेशन में चले जाओगे और वहां कर लोगे। ईवीएम में एक वोट डालने में 20 सेकंड लगते हैं। पहले वो लोड करेगा बैलेट, फिर आप दबाओगे, फिर वीवीपैट स्लिप आएगी, वो 7 सेकंड तक आपको दिखेगी, फिर कट के नीचे गिरेगी, फिर उसके बाद उसका बीप आएगा, तब ये आएगा कि अब पूरा वोटिंग हुआ। 20 सेकंड लगता है, तो 20 सेकंड लगेगा। आपको पूरे वोट अगर डालने एक पोलिंग स्टेशन के, तो आपको 5-6 घंटे लगेंगे वहाँ। 5-6 घंटे में तो खबर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या है, हर पोलिंग स्टेशन में वेब कैमरा भी लगाते हैं। अच्छा, हर पोलिंग में? हाँ, और कलेक्टर, रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन, मैं खुद देखता था। हमारे रूम में ऐसा लगा था जिसमें 12 पोलिंग स्टेशन एक साथ दिखते थे, तो उन्हें स्क्रॉल करते हुए देखता था और पकड़ लेता था। जैसे कहीं गड़बड़ी दिख रही है तो तुरंत उसको रोका, एनलार्ज किया, और फिर देखा कि गड़बड़ है तो तुरंत फ़ोन किया डीजी पुलिस को या उसको कि ये देखो इस पोलिंग स्टेशन में ये गड़बड़ हो रहा है, चेक करो। तो ये हो जाता है, तो उसमें ये पता लग जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है, और उससे ईवीएम के सारे संदेह दूर हो जाते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बाकी जो इवन डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे बैलेट पेपर होता है, हमारे यहाँ ईवीएम क्यों है? बहुत से कंट्री, डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ ईवीएम है। अमेरिका में भी ईवीएम है, और वहाँ तो इलेक्शन उससे होते हैं बैलेट? नहीं, गलतफहमी है। अच्छा। वहाँ क्या है, एक तो वहाँ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं है जैसा हमारे यहाँ है, वहाँ हर स्टेट का अलग है। अच्छा, हमारे जैसा वहाँ पे नहीं? हर स्टेट का अलग सिस्टम है, हर स्टेट के अलग कानून है उनका, हर स्टेट का अलग प्रक्रिया है, पूरा उनका अलग है। तो कुछ स्टेट्स ने ईवीएम से किया था। इनफैक्ट एक समय ऐसा था जब 50 में से 20 से ज़्यादा स्टेट्स में ईवीएम थी, लेकिन धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं वो। क्यों? अब क्यों करते जा रहे हैं, वो उनका अपना सिस्टम है। अभी भी 4-5 स्टेट में ईवीएम है, और जितनी भी बार गड़बड़ी हुई वहाँ चुनाव में, वो बैलेट पेपर वाला, बैलेट पेपर वाली जगह हुई। जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में जीते, बैलेट पेपर वही, ईवीएम वाले में कहीं गड़बड़ी नहीं आई सामने। तो वो भी दिख रहा है। यूरोप में भी कई देश जो है वो ईवीएम यूज़ करते हैं। अफ्रीका में भी कई देश ईवीएम यूज़ करते हैं, नाइजीरिया वगैरह, नमीबिया, ये सब ईवीएम यूज़ करते हैं। ब्राज़ील एक बहुत डेवलप्ड देश है, वो भी ईवीएम यूज़ करता है। आप सोचिए वहाँ 1% वोट से राष्ट्रपति में हार जीत हुई चुनाव में, तो अपोजिशन वाले ने ईवीएम पर आरोप नहीं लगाया, क्योंकि उनका राजदूत आया था, देख गया था, उसने ईवीएम पर कोई आरोप नहीं लगाया। उसने ये लगाया कि काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो ब्लाइंड है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, कि अगर आप
कोई चीज़ दिखा रहे हैं तब तो ट्रांसपेरेंट हो गई, लेकिन आप हमसे छुपा रहे हैं तो नहीं हुई, उसका आरोप लगाया उन्होंने, लेकिन वो भी बाद में कोर्ट से एनल हो गया। तो सब जगह जो है ईवीएम या बैलेट पेपर है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें भी क्या हुआ, हमारे यहाँ भी वैसा ही हुआ। हमने ईवीएम बना ली थी 82 में। अच्छा। हाँ, लेकिन गलती ये हुई इलेक्शन कमीशन से कि उन्होंने बिना कानून में बदलाव किए ईवीएम, केरल के एक परूर इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन, उसमें लगा दी। उनने अमेंडमेंट का प्रस्ताव भेजा था गवर्नमेंट को, लेकिन अमेंडमेंट हो नहीं पाया। लेकिन हड़बड़ी में उन्होंने भेज दिया कि चलो ईवीएम टेस्ट हो जाएगी। वो चैलेंज हुआ कि साहब बिना कानून में बदलाव किया आपने, कैसे, कानून में तो लिखा है बैलेट पेपर से चुनाव होगा, आपने ईवीएम क्यों लगाई? तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, डांट भी लगाई इलेक्शन कमीशन को कि ये गलत है। वही चीज़ जर्मनी में हुई, वही चीज़ स्विट्ज़रलैंड में हुई कि आपने ईवीएम का कानून बदला नहीं और ईवीएम लगा दी, तो उनने रद्द कर दिया चुनाव। और इन लोगों के यहाँ क्या है, मेजॉरिटी वाली सरकारें आती नहीं है, कोलिशन रहता है। कोलिशन में इस तरह का अमेंडमेंट करा पाना बहुत मुश्किल होता है। आप देखो अपने यहाँ भी तो अपोजिशन हल्ला गुल्ला कर रहा है, तो अमेंडमेंट कैसे होगा? उनके अमेंडमेंट हो नहीं पाया, हमारे यहाँ अमेंडमेंट 89 में हो गया कि ईवीएम से कराया जा सकेगा चुनाव। सभी पार्टी एग्री थी, सभी पार्टी एग्री थी, हो गया। तो इसलिए 2004 के इलेक्शन से सब में ईवीएम है। शुरू में पायलट किया कुछ जगह, फिर 2004 के पार्लियामेंट इलेक्शन से सब जगह ईवीएम है। तो वो अमेंडमेंट ना होने से वो लोग बैलेट पे ही करा रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम मैनिपुलेट हो सकती है, इसलिए हम ईवीएम नहीं करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर एक और चीज़ है, जब आप मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो बहुत सारी पार्टी के लोग आके मिलते थे आपसे, मिलते होंगे, शिकायत करते, तो 1 to 1 कभी बोलते, ऐसे बात हुई, आपने बोला कि क्या कर रहे हो भाई, उनको पता तो है कि नहीं हैक हो सकता, बट कभी ऐसे डिस्कस होता है कि ये क्या कर रहे हो? मतलब बिल्कुल होता है। आपने बोला होगा कि तो हो नहीं सकता, फिर ये क्यों कर रहे हो? होता है, उनका कहना कई बारों में, कई चीज़ों के बारे में शिकायत, जैसे शो करना है जनता को। जैसे शिकायतें आती थी तो लाखों में आती थी चुनाव में, और उनमें से सैकड़ों सही पाई जाती थी। सिर्फ मतलब 50 लाख शिकायतें आई, 500 सही पाई गई, बाकी सब फालतू। खर्चा कितना होता है उनकी जांच कराने में, और तुरंत करानी पड़ती है 2 दिन के अंदर, क्योंकि चुनाव का पीरियड बहुत छोटा होता है। तो तुरंत जांच कराओ, तुरंत वो करो, तो गाड़ियां दौड़ती हैं, वो सब होता है। तो मैंने पूछा एक बड़े नेता से, भाई कितनी शिकायत आप लोग करते हो, सब फर्जी होती हैं? बोले साहब हमारी मजबूरी है, हमारे वर्कर जो हैं वो जो भी हमें देते हैं कि भैया यहाँ ऐसा कर दिया इनने, वो हम शिकायत बना के आपको ऊपर बढ़ाते हैं। हमारे पास कोई साधन ही नहीं है कि हम पता करें कि वो झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, कि अपने नंबर बढ़वा रहा है, क्या कर रहा है। तो हमें करना पड़ता है। तो ये देख के ही फिर मैंने वो सी विजिल की परिकल्पना की। अच्छा। कि ये इनकी मजबूरी है, उस पर हम इन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, तो हम ही को ऐसा करना चाहिए कि जिससे शिकायतें जो हों वो सही हों। तो जब कर्नाटक चुनाव आया 2018 में, तो हमने वहाँ अपना आईटी कैपिटल है, तो उन लोगों से पूछा, तो हमारे बेंगलोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक इंजीनियर ने पूरा बना के दिया कि साहब ये है। तो उसको हम लोगों ने बेंगलोर के चुनाव में पायलट कर लिया, बेंगलोर सिटी में। और उसमें एक घटना हुई जिसमें एक पत्रकार का, जो 29-30 साल का रहा होगा, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ और मर गया वो। तो जब नेक्स्ट मीटिंग में हम गए तो प्रेस वालों ने ही मुझे कहा कि सर ये ऐप बहुत अच्छा है सी विजिल, लेकिन इसमें आप एक व्यवस्था ये करिए कि शिकायतकर्ता अगर अपना नाम गोपनीय रखना चाहे तो रख सके, क्योंकि हमें शक है, एविडेंस नहीं है, हमें शक है कि वो जो हमारा दोस्त था उसने किसी बहुत पावरफुल नेता के खिलाफ शिकायत करी सी विजिल पे, और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये जुड़ता तो है कि उसने शिकायत बहुत पावरफुल नेता के खिलाफ करी थी और उसको नुकसान भी हुआ नेता को, तो हमें शक है कि उसने एक्सीडेंट करवा दिया, लेकिन हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसको एनोनिमिटी के लिए कर दीजिए। तो फिर उसमें ये जोड़ा गया कि अगर आप अपना नाम गोपनीय रखना चाहते हैं, नंबर गोपनीय रखना चाहते हैं, तो इस बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका नाम भी नहीं आएगा कमीशन के पास, वो भी नहीं आएगा। लेकिन फिर क्या है, उसमें ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि शिकायत आते ही 100 मिनट के अंदर जांच हो जाएगी, एक्शन हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगी, सब जब्ती हो जाएगी, और आपको फीडबैक भी दे देंगे कि हमने ये कर दिया है। तो इतना काम जो है, अगर आप हमें नाम और नंबर नहीं दोगे
तो हम आपको बता कैसे पाएंगे सही फीडबैक? है। तो फिर आप अखबार से पता करना है कि आपकी शिकायत पे क्या हुआ है। वो कर दिया गया। लेकिन इसका परिणाम इतना बढ़िया हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 1,42,000 शिकायतें सी विजिल पर आईं और 1,14,000 सही पाई गई और पकड़े गए लोग, अरेस्ट हुए, जब्तियां हुई और तरह तरह के वो हुए और खूब अखबार में हेडलाइंस भी आई। कहाँ 50 लाख में 500, कहाँ 1,42,000 में 1,14,000 सही। बहुत बड़ी बात। एकदम चेंज आया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो लीडर से बात करने पर यही होता है। तो लीडर से जैसे बात होती रहती थी तो उनका यही कहना था कि साहब हमारे लोग कहते हैं कि साहब वो तो ईवीएम हैक कर ली, ये हो गया, वो हो गया, हम तो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन तो वो अपनी बात कमजोरी छुपाना चाहते हैं। ये अब हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं, तो हम क्या करें? नहीं, बट ये 1-to-1 डिस्कशन में मानते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, वो भी मानते हैं। मानते हैं, सब मानते वो हैं, दिखाने के लिए शिकायतें होती सब हैं। मानते हैं, कोई भी सब होता है। ऐसा, हाँ सब मानते हैं। जब आप मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो कभी मन में आया सर कि ये बैलेट पेपर वर्सेस ईवीएम कौन सा ज़्यादा, मतलब आपको कभी लगा कभी इतनी शिकायतों के बाद कि यार क्या बैलेट ही सही था क्या? बिल्कुल नहीं, हमें हमेशा लगा कि बैलेट तो बहुत ख़राब था, क्योंकि हम उस समय ऑब्जर्वर हुआ करते थे। तो एक जगह इलेक्शन देखने जब मैं जा रहा था तो वहाँ मेरे को वायरलेस पे आया कि साहब एक को बूथ कैप्चर हो गया है और आप जल्दी आ जाओ। और वो महिला वो बूथ था, सिर्फ महिलाएं वोट कर रही थी वहाँ। तो हमने ड्राइवर से कहा कि चलो वहाँ पे। तो ड्राइवर ने मुझे कहा मत जाइए सर, बहुत गड़बड़ है वहाँ, वहाँ बहुत पावरफुल लीडर का वो चल रहा है। नहीं बिल्कुल चलो। हम लोग गए, हमें लगा करीब आधा घंटा टाइम, लेकिन आधा घंटे टाइम में वहाँ की महिलाओं ने काम तमाम कर दिया था बूथ कैप्चरिंग करने वालों का। अच्छा। हाँ, वहाँ महिलाएं बहुत ताकतवर थी, उनने एक शराब के खिलाफ आंदोलन चलाया था, वो भी जीत गई थी। तो वहाँ गए तो उनने पकड़ लिया, बंद कर लिया बूथ अंदर से और पत्थरों से मारा उनको। मतलब बैलेट पेपर तो बिल्कुल सही नहीं है। और जैसे लोग बाकी कंट्री की बात करते हैं, और हमारा देश जितना बड़ा है, जितने वोटर हैं, उसमें बैलेट पेपर से अब कराना काफ़ी मुश्किल भी है। और जैसा आपने बोला बूथ कैप्चरिंग, इनवैलिड वोटर और बहुत सारी चीज़ें होती थी जिससे कि वो ज़्यादा सही नहीं था। वो भी है। और ये कहना ठीक नहीं है कि कराना संभव नहीं है, कराना तो संभव है, लेकिन ज़्यादा बुराइयां इसमें हैं बैलेट पेपर। हाँ, इसमें मसल सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। 50 पोलिंग स्टेशन लूट लिए तो ख़त्म, जीत गया। ऐसे होता था पहले? होता था ना, यही तो होता था, बूथ कैप्चरिंग तो यही थी। कर लिया बस हो गया। बैलेट बॉक्स चुरा ले जाते थे, बैलेट बॉक्स बदल देते थे, ये सब होता था। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा चेंज आया है। तकनीकी विकास के साथ साथ अगर तकनीक का उपयोग आप नहीं कर रहे हो, अगर मोबाइल का उपयोग आप आज नहीं कर रहे हो, तो आप तो पुरातन पंथी कहलाओगे। वही चीज़ इलेक्शन टेक्नोलॉजी में, अच्छी टेक्नोलॉजी है, बढ़िया है, और आप करके दिखा दो, कहीं कुछ गड़बड़ उसमें बता के दिखा दो, कोई कर नहीं सकता उसमें। तो ऐसे में बैलेट पेपर का सोचना ही बहुत बड़ा एंटी सॉर्ट ऑफ पीछे जाना है। पीछे जाना है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इस पर और बात नहीं हो सकती। एक हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर किया था उत्तराखंड ने, क्या कि ईवीएम का आधारहीन आलोचना कोई करेगा तो उसे 6 महीने की जेल करेंगे। सोचिए आप। फिर एक हाई कोर्ट ने फॉरेंसिक जांच भी कराई ईवीएम की। अच्छा। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फॉरेंसिक जांच भी हुआ ईवीएम का। उन्होंने कहा ये ईवीएम जिसके बारे में ये कह रहे हैं, बहुत विश्वास से कह रहे हैं, इसकी फॉरेंसिक जांच करिए। तो एफएसएल हैदराबाद भेजी गई, उनके सामने पूरी जांच हुई, कुछ नहीं निकला। मतलब हर बार ईवीएम टॉप एग्जाम ला रही है, लेकिन फिर भी माना नहीं जा रहा। फिर भी नहीं मान रहे हैं। सर, ये जो चुनाव में ड्यूटी लगती है, जैसे अभी आपने बोला था, तो किसी को ये पता नहीं रहता कि कहाँ जाना है और कौन सी ईवीएम कहाँ पे जाने वाली है, किसी को कोई पता नहीं रहता? किसी को पता नहीं रहता। ये रैंडमाइजेशन टेक्निक कहलाती है, कंप्यूटर से होता है। पूरी पार्टियां जब आ जाती हैं सामान लेने के लिए, तब अनाउंस होता है कि भाई ये लोग इस पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएं। तो वो आ जाते हैं, पार्टी बनती है वहीं। तो उनकी मीटिंग ऑफ माइंड्स हो ही नहीं पाती। बनी, पता लगा, सामान मिला, चले गए पोलिंग स्टेशन। तो उनके घर भी नहीं जा सकते आप, उनसे बात भी नहीं कर सकते आप, उन्हें प्रलोभन भी नहीं दे सकते, कुछ नहीं, सीधे चले गए वो। और 2 दिन में इलेक्शन करा के लौट आए। और जब वोटिंग हो रही होती है तो उनका लोकल एजेंट उस समय सामने होता है, हर समय हर कैंडिडेट का होता है पोलिंग एजेंट, हर एक पार्टी का, सब रहते हैं, तो सुरक्षा बल रहते हैं। कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने सारे, इतना बड़ा देश, इतने अलग अलग लोग। आपको कुछ ऐसा सर, इतने जब आप मुख्य चुनाव आयुक्त थे, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आपने
कुछ ऐसा हुआ हो या कुछ ऐसा याद आता हो कि कुछ अलग इलेक्शन हुआ था, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? अच्छा या बुरा कोई भी हो सकता है। हाँ, एक्चुअली मैंने जैसे देखा वेब कैमरा पे हाँ। ये आपने शुरुआत की थी या पहले से था सर? नहीं, शुरू से पहले से ही है। अच्छा। जहाँ जहाँ इंटरनेट अवेलेबल हो जाता है वहाँ वेब कैमरा लगाते हैं, और आप दिल्ली से बैठ के पूरा देखते पूरा हैं? देख सकते हैं। पूरे जहाँ पे भी चुनाव हो रहा है? हाँ, पूरे देश का देख सकते हैं आप। और हम ही नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर अपने क्षेत्र देख सकता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने क्षेत्र देख सकता है, सबको सुविधा रहती है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जैसे आप थे, वो आप पूरे कंट्री का पूरे कंट्री का देख सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कि एक अच्छी कदकाठी के सज्जन आए, आके वो खड़े हो गए। सारी पार्टी हमारी खड़ी हो गई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर सब खड़े हो गए उनके सम्मान सारे में। ऑफिसर। हाँ। और सारे पोलिंग एजेंट खड़े हो गए। ये भी नहीं कि एक पार्टी का है तो दूसरी पार्टी का ना खड़ा होए, सारी पार्टियों के खड़े हो गए। और वोटर आया, उन सज्जन ने उसको इंक लगवाई और फिर उसको बूथ के बाहर खड़ा करके कहा यहीं रहो, और खुद अंदर जाके बटन दबाया। और फॉर्चुनेटली मेरे जब देख रहा था तो मैंने वो पोलिंग स्टेशन पकड़ लिया और फिर मैंने उसे एनलार्ज करके देखा। दूसरा वोटर आया, वही उसको इंक लगवाई और उसका बटन इन्होंने दबाया। तीसरा भी यही हुआ। तब मैंने, और कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि सब खड़े हैं, बैठ ही नहीं रहे उनके सम्मान में। तो मैंने फिर डीजी पुलिस को कहा कि 2 ट्रक सीआरपीएफ भेजो, इनको अरेस्ट करो, तब जाके सही पोलिंग होगी यहाँ। आई, वो अरेस्ट करके उन्हें ले गई, तो सब हुआ। अगर मान लीजिए इस पोलिंग स्टेशन पे मेरी नज़र नहीं जाती या किसी और की नज़र नहीं जाती और अरेस्ट नहीं होते, वो दिन भर वोटिंग होती रहती, तो लांछन किस पे लगता? ईवीएम पर। कि साहब देखिए, एक ही पार्टी को सारे वोट चले गए। हुआ क्यों? क्योंकि मशीनरी डर गई उनसे, उनके सम्मान में खड़ी रही और कुछ नहीं बोला। सुरक्षा बल बाहर हैं, कुछ कर नहीं पाए। सारे पोलिंग एजेंट इतने भयभीत हैं उनसे कि कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा। इन चीज़ों का इलाज ईवीएम नहीं कर सकती। इन चीज़ों का इलाज तो आपको, समाज को करना पड़ेगा। अगर डेमोक्रेसी को बचाए रखना है तो चरित्र निर्माण, फियरलेसनेस, निडर होना, कहीं गड़बड़ी हो रही तो उसे रोकने की क्षमता, उस पर उंगली उठाने की क्षमता, ये सब लानी पड़ेगी हमें। नहीं तो ईवीएम बेचारी शहीद होती रहेगी अननेसेसरी। चुनाव आयोग इतनी मेहनत करता है, उसके बाद भी चुनाव होने के बाद जब इतने सारे ब्लेम लगते हैं कि चुनाव आयोग बिका हुआ है, चुनाव आयोग ये कर रहा है, तो एक इतनी मेहनत करने के बाद, बिकॉज आपने जैसे बताया 2-3 दिन और वो 1-2 महीने की ड्यूटी लगती है, तो कई बार बिकॉज आप चुनाव आयुक्त भी थे और मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे, तो कैसा फील होता है? क्या टीम को भी मोटिवेट करना पड़ता है वापस कि ठीक है इनको बोलने दो, या आप इग्नोर करके रखते हैं इन चीज़ों को? नहीं, 2-3 चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। देखिए, चुनाव ने किसको रिप्लेस किया है? पहले ये तय करने के लिए कि राज्य कौन करेगा, पानीपत की लड़ाई होती थी, प्लासी का युद्ध होता था, हजारों लोग मर जाते थे। उस चीज़ को रिप्लेस किया है चुनाव ने, जो कि बहुत शांतिपूर्ण काम है। अब हम उसमें ये चाहें कि हल्ला गुल्ला भी ना हो, कोई बातचीत भी ना हो, कोई आलोचना भी ना हो, तो वो खुद जाती है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, उतना नहीं करना चाहिए। युद्ध तो ख़त्म कर दिया उसने, ये तय करने का चुनाव ने कि भाई कौन राज्य करेगा, ये आ जाता है, शांतिपूर्वक आ जाता है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि अगर हम बिल्कुल सब शांत कर दें और सब आइडियल हो जाए तो मीडिया क्या करेगा? वो इतनी बड़ी इवेंट हो गई हमारे लिए, कोई खबर ही नहीं। क्योंकि अगर सब चीज़ सामान्य हो तो मीडिया के लिए खबर नहीं होती। मीडिया के लिए खबर होती है जब कुछ असामान्य हो, उल्टा सीधा हो, तो वो खबर भी नहीं मिलेगी उन्हें। अगर आलोचना नहीं होगी, वायोलेशन की शिकायतें नहीं होंगी, तो इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई काम नहीं होगा। तो हम लोग उस स्पिरिट में लेते हैं कि एक तो पानीपत की लड़ाई जैसे मार धाड़ नहीं हुई, शांतिपूर्वक चुनाव हो गए, तय हो गया कि भाई कौन राज्य करेगा, और हल्ला गुल्ला जो होना है वो होता रहे। असली टेस्ट जो है कि चुनाव फेयर हुए हैं वो है इलेक्शन पिटीशन। क्योंकि संविधान में ये कहा गया है कि चुनाव के दौरान कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, चुनाव आयोग ही सर्वे सर्वा है उस समय। तो अगर उसके बाद जो है कोई ग्रीवांस आपकी है, कोई गड़बड़ी आपको लगी है,
तो आप इलेक्शन पिटिशन दायर करोगे। हम्म, इलेक्शन पिटिशन का अगर आप सिलसिला देखोगे तो लगातार कम होता जा रहा है। मतलब पार्टियां और कैंडिडेट एक्सेप्ट करते हैं चुनाव का परिणाम, हम्म, नॉट विद स्टैंडिंग कि उस समय की आलोचना धींगा मुश्ती उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या किया, क्या आरोप लगाए इलेक्शन कमीशन पे, वो सब चीज़ें वो भूल जाते हैं हम्म, और स्वीकार कर लेते हैं कि भाई बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो सबसे बड़ा टेस्ट है और उससे हमें गर्व होता है कि भारत में, इतने बड़े देश में जहाँ 100 करोड़ वोटर हैं, चुनाव इतनी जल्दी और एक दिन में रिजल्ट आ जाते हैं। जबकि हमारे साथी राष्ट्रपति चुनाव हुए थे यूएस में, हुए थे। वहाँ कैलिफोर्निया में काउंटिंग चलती जा रही थी, महीनों चली। और एलन मस्क ने कहा भी, जिनने पहले ईवीएम की आलोचना की थी, उनने कहा कि इंडिया ने 100 करोड़ 1000 मिलियन वोट्स काउंट कर लिए और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। हमारे यहाँ अभी सिर्फ 20 मिलियन वोट काउंट करने का 1.5 महीना हो गया, अभी तक काउंट नहीं हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो हर दृष्टि से देखा जाए तो हमारे चुनाव में जो भी होता है उसे हमें सामान्य मानना चाहिए, ताकि मीडिया में खबरें भी छपती रहें, मिलती रहें उनको, हल्ला गुल्ला होता रहे, ये सब होता रहे। परिणाम अगर सही है और कहीं से भी कोई ग्रीवांस नहीं आ रही है, वो बहुत बड़ा टेस्ट है कि हमारे चुनाव फ्री और फेयर हुए हैं। सर, अभी भी जो अवेयरनेस तो बढ़ी है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अभी भी उतना कई स्टेट में या कई जगह नहीं आ पाता है। इसकी क्या वजह मानते हैं आप और कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं? बिकॉज वोटिंग परसेंटेज बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम 2010 से शुरू किया था। क्या स्वीप कहते हैं उसे, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। मतलब पहले 45% 50% वोटिंग होती थी, आज 66-67% वोटिंग होती है ऑन एन एवरेज। कुछ राज्यों में, वेस्ट बंगाल, केरल, 80% होती है, अबव 80%। वेस्ट बंगाल में तो 90% भी कई जगह हुई है। तो कुछ राज्यों में जहाँ शिक्षा का प्रादुर्भाव ज़्यादा है, केरल, वेस्ट बंगाल, यहाँ बहुत वोटिंग होती है। तो इलेक्शन कमीशन प्रयास कर रहा है बढ़ाने का, लेकिन 2-3 चीज़ें उसमें आड़े आ जाती हैं। क्या सर? एक तो ये है कि लोगों के बहुत से काम धाम होते हैं। दूसरी क्या है, अपने यहाँ गरीबी इतनी है कि बहुत से लोग फसल कटाई के लिए अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं, बहुत दूर, जैसे झारखंड से, बिहार से, ईस्टर्न यूपी से, हमारे बुंदेलखंड से, पंजाब और हरियाणा चले जाते हैं। अब वो 2-3 महीने में कटाई करके आते हैं। अब उस बीच इलेक्शन आ गए अप्रैल में, और वोटिंग डालने के लिए आपको अपने पोलिंग स्टेशन ही जाना पड़ेगा, तो वो नहीं कर पाते। तो ऐसे करीब 5 से 7 करोड़ वोट ऐसे ही रुक जाते हैं, उससे कम हो जाता है। जहाँ जहाँ से ये जाते हैं उन राज्यों का वोट प्रतिशत कम हो जाता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है, उन्होंने रिमोट वोटिंग मशीन भी बनाई है कि जो जहाँ है, अगर वो अपना बता देता है कि हम यहाँ हैं, इलेक्शन के दिन यहाँ रहेंगे, यहाँ हमें वोट डालने की सुविधा दी जाए, तो उसको हम वहीं पोलिंग स्टेशन बना के सुविधा दे देंगे। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको वहीं वोट डालने की सुविधा हो जाएगी और हम करा सकेंगे। लेकिन इसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया यह है कि पहले वो तकनीक बनाती है, फिर उसको पार्टियों को डेमोन्स्ट्रेट करती है, और पार्टियां जब सब एक्सेप्ट कर लेती हैं उसे, तभी वो लागू करती है, नहीं तो नहीं लागू करती। ईवीएम और वीवीपैट ऐसे ही नहीं आया, पार्टियां सहमत हुई तभी आई। अभी जैसे ये चीज़ है कि हर पोलिंग स्टेशन का पता लग जाता है कि वहाँ कितने वोट हमें मिले। तो कई जो गुंडा तत्व होते हैं उन्हें कम वोट मिले, जबकि उनने पैसा बांटा है, तो वसूली के लिए लोगों को हरास करने लग जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने एक टोटलाइजर बना दिया, क्या कि 14 पोलिंग स्टेशन का एक साथ टोटल करके काउंटिंग होगी, अलग अलग नहीं होगी। और ये 2009 में बना दिया था। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के सामने बार बार रखा तो वो मानती नहीं है, सहमत नहीं होती इसके यूज के लिए, इसलिए वो लागू नहीं किया है। 15 साल से लागू नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन थोपता नहीं है, वो सर्वसम्मति से ही मशीनों को या टेक्नोलॉजी को लागू करता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सही ही चल रहा है। और अभी सर जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो हमेशा गर्मियों में होते हैं, उसकी वजह से भी क्या वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम होता है? उसको थोड़ा पहले शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे कि ठंड में अगर चुनाव होते हैं तो आई थिंक वोटिंग परसेंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। नहीं, ठंड में भी होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह का नवंबर में होता है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो लगभग उतना ही आता है।
अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता है फर्क गर्मी में नहीं हो रहा है कि पड़ता ठंड है। में हो रहा है? फर्क पड़ता है वोटर के मोटिवेशन से। अगर आपने बहुत गंदा काम किया राजनीतिक दलों ने तो वोटर गुस्सा है, तो वोट परसेंटेज बढ़ता है। या आपने बहुत अच्छा कर दिया है, जैसे महाराष्ट्र का लाड़की बहना के अनाउंसमेंट ने और 5 महीने के पैसे ने ऐसा काम किया कि सारी महिलाएं निकल आई वोट डालने, तो वोट परसेंटेज वहाँ बढ़ा। तो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अभी एक और चीज़ है सर कि एक एमपी को, एक सांसद को या एक विधायक को जो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से परमिशन होती है, वो कितना अमाउंट का होता है? 95 लाख सांसद के लिए। 95 लाख। लेकिन खर्चा तो बहुत ज़्यादा होता है सर, तो इसके लिए सही। चुनाव आयोग को पता होता है कि खर्च ज़्यादा कर रहे हैं या कुछ छूट होती है, या वो बस वो कागज वाला देखते हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। इसका कारण ये है कि हमने कैंडिडेट पर तो सीलिंग लगाई है कि कैंडिडेट जो है वो 95 लाख करेगा इसमें खर्च और विधानसभा में 40 लाख खर्च करेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे पर कोई सीलिंग नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी एक क्षेत्र में 1000 करोड़ भी खर्च कर सकती है, उस पर कोई सीलिंग कोई सीलिंग नहीं है। तो होता यह है कि जो जनरल एक्सपेंडिचर चीज़ें हैं, जैसे पैम्फलेट बांटना है, ये है वो है, तरह तरह की, या खाना खिलाना है कार्यकर्ताओं को, या वो सब करना है, ये सब पार्टी के खर्चे में आ जाते हैं। और कैश बांटना है, वो भी कैंडिडेट अपना नहीं मानता, तो पार्टी ने बांटा है, हमसे कोई मतलब नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पार्टी के खर्चे से हो जाती हैं और उस पर सीलिंग है नहीं। और ये देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत खर्च करती हैं। इनफैक्ट एक एजेंसी ने सर्वे किया और पाया कि पिछले चुनाव में 2024 के 1,10,000 करोड़ पार्टियों ने खर्चा किया है। सारी पार्टियों ने मिलकर 1,10,000 करोड़ खर्चा किया। अब कितना सही है सर्वे वो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम कुछ तो सेम्बलेंस है कि भाई इतना खर्चा आप करोगे 543 क्षेत्रों में, तो दिख जाएगा आपको कि कितना हो रहा है। 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। तो इसके लिए चुनाव आयोग कुछ सोच रहा है, कुछ थॉट है कि भाई 95 लाख होता है और खर्चा तो 50 करोड़ 100 करोड़ तक हो जाता है? चुनाव आयोग ने एक बार किया था, एक विधानसभा क्षेत्र में 90 करोड़ बट गया था। 90 करोड़? हाँ, बट गया था छोटे से विधानसभा क्षेत्र में। तो चुनाव आयोग के पास एविडेंस आ गई कि 90 करोड़ बट गया है। तो हम लोगों ने तय किया कि हम ये चुनाव रद्द कर देंगे। कानून में प्रावधान नहीं है, क्योंकि कानून में बैलेट पेपर की वजह से सिर्फ बूथ कैप्चरिंग और बैलेट स्टफिंग उसका तो प्रावधान है कि बूथ कैप्चरिंग हो जाए या ये हो जाए तो चुनाव रद्द हो सकता है, दोबारा करा सकती है चुनाव आयोग। लेकिन पैसे के बारे में कभी सोचा ही नहीं था 51 में कि हम इतने धनी हो जाएंगे कि इतना पैसा बांटेंगे, तो कोई प्रावधान नहीं था। तो चुनाव आयोग ने एक रूलिंग का सहारा लिया 1977 में। एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत बढ़िया रूलिंग है कि जिस तरह की समस्या चुनाव आयोग के सामने आए, अगर उससे संबंधित प्रावधान कानून में ना हो तो जो चुनाव आयोग करेगा उससे निपटने के लिए वही कानून बनेगा, संवैधानिक होगा, वही संवैधानिक होगा। तो हम लोगों ने उसके आधार पर रद्द कर दिया चुनाव। तो जिसने 90 करोड़ बांटे थे वो तिलमिला गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन हार गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया चुनाव आयोग ने कि भाई एटमॉस्फेयर तुमने इतना खराब कर दिया 90 करोड़ बांट के एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र में कि वहाँ तो तुम्ही को वोट मिलते, तो सही किया रद्द करना। अब दूसरा उसने क्या किया आप सोचिए, 6 महीने में हमें दोबारा चुनाव कराना पड़ा, तो उसने एक पैसा नहीं बांटा। तो हम लोगों ने रिपोर्ट देखी कंटिन्यूस, एक पैसा कहीं नहीं पकड़ा गया, कोई जब्ती नहीं हुई, कहीं नहीं बटा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वही कैंडिडेट जिसने बांटा था इतने रिकॉर्ड मतों से जीता कि सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर उस क्षेत्र से लड़ता था, वो भी हार गया। वो भी उतना वोट से नहीं जीतता था जितने वोट से ये जीता। तो फिर हम लोगों ने पता किया कि क्या कारण था इसका। तो पता ये लगा कि उसने अनाउंस किया कि देखो नोटिफिकेशन से लेके रिजल्ट निकलने तक चुनाव आयोग रहता है यहाँ, जब्ती होती है, फ्लाइंग स्क्वाड, सर्वेलेंस, पकड़े जाते हैं, पैसा बेकार जाता है, चुनाव रद्द हो जाता है, तो हम कोई पैसा नहीं बांटेंगे आपको, आपको टोकन देंगे। क्या टोकन देंगे? हाँ, आपके 10 वोटर हैं तो 10 का टोकन आपको मिल जाएगा, इस तरह का बांट दिया। टोकन तो कुछ है ही नहीं चीज़, इस पे चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता, क्षेत्राधिकारी खत्म हो जाता है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। सर अभी जिस तरह से मुद्दे बदल रहे हैं, आप दोनों चीज़ें, एक तो बहुत सीनियर ऑफिसर अलग अलग जगह रहे हैं, आप मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, अब चुनाव में मुद्दे बदल रहे हैं, उनमें जो मेन मुद्दे हैं देश की प्रगति से लेके डेवलपमेंट के लेके,
और एक अलग ही मुद्दों पे जा रही राजनीति, इसको आप कैसे देखते हैं सर? अगर ये वाकई जाति जो अलग मुद्दे क्या हैं, हम बहुत बड़े बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे, अग्रणी बनेंगे और टॉप की इकोनॉमी बनेंगे, तब तो बहुत अच्छा होता, हेल्दी होता, लेकिन जा नहीं रही है। नहीं, अब तो अलग ही हो गए सर। अब तो वो ऐसे मुद्दों पे चुनाव आ गया है। मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसी चीज़ों पे चुनाव आ गया है जिनका देश से, आम लोगों से, देश की प्रगति से कोई लेना देना ही नहीं है। जो असली मुद्दे हैं उन पे कोई पॉलिटिकल पार्टी बात ही नहीं करती है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब तो सिर्फ चुनाव जीतने का सिम फार्मूला ढूंढते हैं। हाँ। काम किया हो ना किया हो, बस सिम मिल जाए हमको एक, वो अनाउंस करें और जीत जाएं, यही होने लगा है। तो मुद्दे हैं ही नहीं अब। तब एज ए वोटर लोगों को क्या करना चाहिए सर? जो लोग आम जनता है वो कैसे इसको वापस सीख, बिकॉज अभी शॉर्ट टर्म में तो अच्छा लग रहा है, सिम वाला फॉर्मूला, कुछ पैसे आ जाना, ये सब अभी तो अच्छा लग रहा है, बट एक दूरगामी जो परिणाम होंगे इसके वो तो काफ़ी खराब होंगे। देखिए, दूरगामी परिणामों के लिए इंटेलिजेंशिया, रूलिंग पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़, सिविल सर्विसेज ये जिम्मेदार हैं। आम आदमी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता, ना कुछ कर सकता है, उसके हाथ में कुछ है भी नहीं। उसे तो बेचारे को निर्णय ये करना है कि इन परिस्थितियों में मैं क्या अच्छे से अच्छा करूं जिससे अच्छे से अच्छा प्रशासन मिले। वो करता है और बहुत अच्छी तरह से करता है, सही निर्णय करता है। असली चीज़ है जहाँ जागना चाहिए लोगों को, वहाँ जगाने की ज़रूरत है कि आप संभलिए, ये सिम नहीं चलेगा, इससे आप विश्व शक्ति नहीं बन सकते। इससे आपको हर बार जीत तो मिलेगी लेकिन डिटेरियोरेशन होगा। अब देखिए, सारे राज्यों की वित्तीय हालत इतनी ख़राब हो गई, खस्ता हो गई है कि कल ही एक अखबार में निकला था कि मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति के ऊपर 50,000 रुपये कर्जा हो गया है। इनका जो अगला लोन लेने के लिए अनुमति ही नहीं मिली दिल्ली से। इस महीने उन्हें लोन लेना था, उसकी अनुमति ही नहीं मिली दिल्ली से। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, और हर स्टेट से आ रही है। हर स्टेट से आ रही हैं। झूठ इतना फैल रहा है कि इंडिया का नंबर 1 हो गया है फॉल्स न्यूज़, फॉल्स इंफॉर्मेशन, और ये सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए बनता जा रहा है। फॉल्सहुड फैलाना सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत सीरियस हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए। और ज़्यादातर पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, अब अगला इलेक्शन है, दिल्ली है, फिर दिल्ली के बाद बिहार है, हम लोग तो उसमें चले जाएंगे, वहाँ लगे रहेंगे। तो उन्हें टाइम मिले तो वो इन पे सोचें और करें कुछ। सर एक चीज़ लेकिन पक्की है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। ईवीएम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। और उसमें क्या कोई चुनाव आयोग का कर्मचारी शामिल होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में? नहीं, कोई नहीं शामिल, कोई शामिल नहीं होता। आप लोग को पहले टेस्ट करवाते हैं वो लोग जब बन के आते हैं सबसे पहले? उसमें सब क्वालिटी एश्योरेंस के आर्मी के लोग होते हैं। अच्छा, आर्मी के लोग होते हैं। वो अपना क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट करते हैं, STQA होते हैं, वो सब होते हैं, पूरी व्यवस्था से आती हैं चीज़ें। तो सर चूंकि आप तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, तो एक बात पक्की है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हम निश्चिंत होकर अपना वोट करें और हमने जिसको वोट किया है उसी को गया। हाँ, निश्चिंत होकर वोट करिए। वीवीपैट में देखिए कि जिसका बटन दबाया है उसी का सिंबल आया है, उसी का नाम आया है, पर्याप्त है। उसके बाद कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि उसी को वोट चला गया है और वही जीतने वाला है। आज आपने समय निकाला सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।